प्यारे बच्चों, आप लोगों का पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय लेकर आया हूं। इससे आपका लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के जो प्रश्न आते हैं, मात्र इन 5 प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लें तो आपके एसएसटी का पहले चैप्टर का प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और फिर मैं समझा रहा हूं, इसको समझ लीजिए। आपका ये पांचों क्वेश्चन एकदम से तैयार हो जाएगा। 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो आपका एकदम से ये पांचों क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। उससे पहले थोड़ा से आपको मैं कुछ सुनाता हूं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सबद, अर्जुन के तीर सबद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने को, कोशिश जारी रख कर गुजरने को, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, नंबर 1 आएगा, अच्छा आएगा, 98-99% आएगा। तो इसलिए बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको अभी सुनाया, उसमें आप देखिए, अगर कोई भी आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। तो इसमें भी यदि आप मेहनत करेंगे तो इसका फल आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये आपका है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर नंबर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है क्या? देखिए, पहली बात तो ये यूरोप की भाषा है। किसकी भाषा है? यूरोप की भाषा है। तो थोड़ा सा ये शब्द कठिन है, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार सुनेंगे या 1 से 2 बार बुक में पढ़ेंगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे आपको एकदम से याद हो जाएगा, फिर ये शब्द भूलने वाले नहीं हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या है। यूरोप, यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप का नाम है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप का नाम है यूरोप। और यूरोप में, उस महाद्वीप में राष्ट्रवाद, अब राष्ट्रवाद क्या है? किसी भी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, किसी भी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब है, अब यहाँ पे यूरोप में है तो यूरोप के प्रति जो प्रेम की भावना उस यूरोप वासियों के अंदर था, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उसका उदय कैसे होता है, उनके विचारों में कैसा बदलाव आता है, जिससे वहाँ क्रांतियाँ होती है और फिर वहाँ पे संविधान लागू होता है, लोकतंत्र लागू होता है। इस प्रकार से वहाँ के लोग खुशहाल हो जाते हैं। कई देशों का एकीकरण होता है यूरोप में जो देश हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप के ही हैं, यूरोप से संबंधित हैं। और इन 5 क्वेश्चन को यदि आप अच्छे समझ लीजिए, मैंने कम से कम 20 से 25 प्रश्न पत्रों को देखा है, पेपरों में देखा है कि घूम घूम कर यही 5 क्वेश्चन आते हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, इसका मतलब समझा देंगे आपको। मैं कुछ मटेरियल आपके बुक से ही कुछ समझा दूंगा, जिससे आप बेहतर समझ सकेंगे और पेपर में लिख सकेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हेतु कारण और विकास में संस्कृति का योगदान। मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हेतु कारण, अर्थात एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, ये बात आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ये पूछा जा सकता है। या फिर दूसरा पूछ सकता है कि उस यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, उस राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, संस्कृति का क्या योगदान था, संस्कृति ने किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किया।
इन दोनों मतलबों को समझना है आपको, दोनों एक साथ आ सकते हैं या अलग अलग आ सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कारण और विकास। उसके बाद दूसरा, फ्रांस की क्रांति और इसके मुख्य कारण। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति क्या है, ये आपका फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति कब हुई है, किसके समकालीन में हुई है, या फिर इसके मुख्य कारण क्या थे, इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं, कब हुई है, तो इन सब को अगर आप समझ लेते हैं तो अगर फ्रांस की क्रांति संबंधित तो बहुत क्वेश्चन आया करते हैं, आप आराम से लिख लोगे। तीसरा क्वेश्चन है इटली के एकीकरण। देखिए दो एकीकरण मुख्य हैं, एक तो इटली के एकीकरण, दूसरा जर्मनी के एकीकरण। इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण, इन दोनों में आपको महत्वपूर्ण, कभी कभी जूसेपे मेस्सिनी का योगदान पूछ लेता है, उसका विचार पूछ लेता है, या ऑटोमान बिस्मार्क का योगदान पूछ लेता है कि कहाँ था, किस एकीकरण में था। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है कि जूसेपे मेस्सिनी, जिसको मेजनी भी बोलते हैं, उसका इटली के एकीकरण से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, इटली के एकीकरण संबंधित है। और ऑटोमान बिस्मार्क जो संबंधित है वो जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। तो ये दोनों प्रश्नों से हमने देखा है कि कम से कम ये 25 पेपरों में अगर मैंने एनालिसिस किया है तो उसमें से 10 से 15 पेपरों में यही क्वेश्चन मुझे दिखे हैं। तो इसलिए ये दो क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेपोलियन कौन था, उसके विचारों को समझाना है। अब हम नेपोलियन कौन था ये भी पूछ लगता है, नेपोलियन की संहिता है उसके बारे में आपको जान लेना है, उसके विचार क्या थे, वो क्या चाहता था, इन सब को आपको समझ लेना है। ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हेतु कारण और विकास में संस्कृति का योगदान। तो आपको ये समझ लेना है कि उसके कारण क्या है और संस्कृति का योगदान क्या है। तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं। कारण क्या था यूरोप में, यूरोप के कारण, जो यूरोप के कई कारण थे, निम्नलिखित कारण थे यूरोप में राष्ट्रवाद के, जिसके कारण यूरोप में क्या हुआ कि एक विचारधारा पनपी लोगों के अंदर, और उस विचारधारा के द्वारा वहाँ पर क्या हुई, क्रांति हुई। तो मैं उसके कुछ शब्दों को पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को इसको समझ लेना है। अगर आपके समझ में आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे से लिख पाएंगे, और अगर आप अच्छे से लिख पाएंगे तो आप एक अच्छा से नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर है पहला वाला, यूरोप में जो राष्ट्रवाद के है उदय हेतु कारण। राष्ट्रवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद वह भावना अथवा विचारधारा है, राष्ट्रवाद वह भावना अथवा विचारधारा है जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ है। जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक मतलब राजनीति से संबंधित, सामाजिक समाज से संबंधित, और आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित एकीकरण संभव हुआ। अर्थात अगर पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और उसमें जो देश थे उनका एकीकरण हुआ, तो उसका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सब के पीछे इनका कारण था। इन सब के कारण ही जब इनमें विचारधारा पनपी, तब ही जाकर क्या हुआ, वहाँ पर एकीकरण हुआ और बदलाव आया, उनके विचारधारा में राष्ट्रवाद आया। 18वीं शताब्दी की बात है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक राष्ट्र राज्यों का उदय नहीं हुआ था, ये 19वीं शताब्दी में हुआ है सब। 18वीं शताब्दी में कुछ भी नहीं था। विभिन्न देश अलग अलग भागों और भाषाओं में बटे हुए थे। जितने भी यूरोप के देश थे वो अलग अलग भाषाओं में बटे हुए थे, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भागों में बटे हुए थे राज्य। किंतु 19वीं शताब्दी जैसे ही प्रारंभ होती है, वहाँ के राष्ट्रवादी भावनाएं वहाँ के लोगों में फैलने लगती है, और फिर यूरोप में एक राष्ट्रवादी भावनाओं के फैलने के कारण निम्नलिखित थे, और भी निम्नलिखित थे जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसके कारण यूरोप के लोग फिर क्या करते हैं, अपने यूरोप के देशों को एकीकरण करने में जुट जाते हैं। वहां पर क्रांति भी होती है। अब क्रांति का मतलब अभी आपको फ्रांस की क्रांति से संबंधित जब बताऊंगा प्रश्न तो आपको बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति क्या होती है, वो भी आज समझ लेना। तो सबसे पहला पॉइंट है मध्यम वर्ग का उदय। क्या है, मध्यम वर्ग का उदय। आप हेडिंग समझ लेना, मध्यम वर्ग का उदय।
ये मध्यम वर्ग वाले मेन हैं जिन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को पनपाया था। अर्थात मध्यम वर्ग, देखो कुलीन वर्ग था, निम्न वर्ग था, जो कुछ बेचारे कर नहीं सकते, लेकिन जो मध्यम वर्ग थे जिसमें वकील, व्यापारी, अध्यापक, ये सब जो आते थे, ये सब मध्यम वर्ग थे। और ये मध्यम वर्ग वाले क्या थे कि वहाँ पे लोगों के अंदर क्या किया, विचारधारा, उनके विचारधाराओं को बदला। उसके बाद इसको ध्यान से सुनिएगा। 18वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देशों में दो प्रमुख वर्ग थे, कुलीन तथा दास या कृषक वर्ग। इसके पहले क्या था, मध्यम वर्ग नहीं था। 18वीं शताब्दी में दो ही वर्ग था। पहला क्या था, कुलीन वर्ग था, और दूसरा आपका क्या था, दास वर्ग या कृषक वर्ग था। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। औद्योगिकरण शुरू हो गया, उद्योग धंधे, कंपनियां आने लगी, तमाम प्रकार के कार्य शुरू हुए, जिसके कारण वहाँ पे क्या हुआ, सामाजिक लोग जो थे, समाज के लोग थे, वो सामने आने लगे। श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे, इस वर्ग ने कुलीन विशेषाधिकारियों की समाप्ति तक शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को बढ़ाया। अब आप ध्यान से सुनिए, मध्यम वर्ग में कौन कौन थे, उद्योगपतियों से बने थे, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग जितने भी थे वो सब आपके मध्यम वर्ग में आते थे। कुलीन वर्ग के जो भी जमींदारी थी, जो भी उनके आपकी भावनाएं थी कुलीन वर्गों की, उनको समाप्त करना चाहते थे। उनके जो विशेषाधिकार थे, उनको जो विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था कुलीन वर्ग को, जमींदारों को, उनको क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे मध्यम वर्ग वाले। तो सबसे बड़ी भूमिका मध्यम वर्ग वालों की है, जिन्होंने क्या किया, यूरोप के देशवासियों के, यूरोप वालों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण बने। दूसरा, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। इसके बाद अब आप समझिए, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा उदारवाद पनपने लगी। उदारवाद जिसमें कि लोग चाहते थे कि हमारा अपना एक लोकतंत्र हो, हम स्वतंत्र रूप से अपना काम करें, इस प्रकार की विचारधारा लोगों के अंदर पनपने लगी। सब स्वतंत्रता चाहते थे, सब समानता चाहते थे। इसी को तो उदारवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं। स्वतंत्रता, बराबर और समानता रखने वाले लोग ही उदारवादी थे। ये उदारवादी भावना लोगों के अंदर पनपने लगी, और इस प्रकार से वो क्या चाहते थे कि कानून के समक्ष उनको समान स्वतंत्रता और समान कानून का अधिकार प्राप्त हो। उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है, उदारवाद अब आप समझ लीजिए कि क्या है। उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो आपसी सहमति से बनी हो। कैसे बनी हो, आपसी सहमति से बनी हो, मतलब सब लोगों का विचार एक हो, जिसको आप कह सकते हो लोकतंत्र, जिसमें लोगों का शासन, अर्थात सभी लोगों की सहमति हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति। अब अगर आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो उदारवाद क्या है, अगर आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो उदारवाद वह है कि बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। नया व्यापारी वर्ग एक ऐसी आर्थिक नीति का पक्षधर था, जो नया व्यापारी वर्ग था, जो मध्यम वर्ग के लोगों के अंतर्गत आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब जैसे वकील हो गए, शिक्षक हो गए, ये सब मध्यम वर्ग हैं। तो जहां वस्तुओं, लोगों, पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो, इस विचारधारा ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। और ऐसी विचारधारा जब लोगों के अंदर आने लगी तो वहां पे राष्ट्रवाद पनपने लगा। तीसरा आपका क्या है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला आप समझ लीजिए मध्यम वर्ग हो गया, दूसरा उदारवाद हो गया, तीसरा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, देखिए। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। यूरोप में यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावनाओं का प्रारंभ किया, संचार किया। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अब यूनानियों का जो संघर्ष हुआ स्वतंत्रता के लिए, वो कब प्रारंभ हुआ, 1821 में। यूनानियों ने 1821 ईस्वी में अपने संघर्ष के लिए, अपने आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, और इस प्रकार से 1821 से जब शुरू हुआ, 1832 में जाकर कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई, 1832 ईस्वी में, तब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली।
इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के अन्य देशों को भी एकीकरण करने के लिए प्रेरित किया। 1832 में जब कुस्तुनतुनिया को यह अधिकार मिल गया कि आप स्वतंत्र हो, तो बाकी जो यूरोप के देश है उन्होंने भी सोच लिया कि अब हमें भी एकीकरण करना है, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने लोकतंत्र को लाना है। इस प्रकार से जैसे लोग देखते हैं ना, एक आदमी को अगर एक लड़का कोई पढ़ रहा है तो दूसरा उसको देखकर पढ़ेगा, तो उसी प्रकार से यूरोप में भी जब एक देश स्वतंत्र हो गया तो दूसरा देश भी अपना मन बनाने लगा कि हम भी स्वतंत्र होंगे। चौथा है संस्कृति की भूमिका। क्या है? संस्कृति की भूमिका। अब आपके यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का एक कारण संस्कृति में, जैसे संस्कृति में भूमिका क्या है? कला है, काव्य है, कहानियां है, संगीत है, इन सब के द्वारा भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। इस प्रकार से ये संस्कृति की भूमिका है कि जो कलाकार थे वो अपने कला के द्वारा, जो संगीत थे अपने गायन के द्वारा, इस प्रकार से इन लोगों ने भी यूरोप के राष्ट्रवाद भावना पनपाया, विचारों को बदला, लोगों के अंदर जो विचारधारा थी उसको क्या किया? बदला। उसके बाद भाषा। अब भाषा की बात करते हैं। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलैंड में रूसी भाषा को लाद दिया गया। अब रूसी में क्या हुआ? रूसी कब्जा, जब रूस पर कब्जा हो गया तो पोलैंड में रूस का जब पोलैंड पर कब्जा हुआ तो रूस ने क्या किया? पोलैंड पर रूसी भाषा को लाद दिया। अब अगर भाषा क्या होता है? चेंज होता है। नहीं आप इंग्लिश बोलो, अगर भारत में कह दिया जाए नहीं आप इंग्लिश ही बोलोगे, कोई हिंदी नहीं बोलेगा, तो आप समझ लीजिए कितनी परेशानी होगी, फिर तो आंदोलन छिड़ जाएगा ना। तो वही हुआ पोलैंड में। क्या हुआ? जब रूस ने कब्जा कर लिया तो वहाँ पे वो अपनी भाषा, जो रूसी भाषा थी, उसको उस पर लाद दिया और कहा कि यहाँ पर रूसी भाषा चलेगी, पोलैंड वाली भाषा नहीं चलेगी। इस प्रकार से लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हुआ और वो लोग आंदोलन छेड़ दिया। तब उनके अंदर क्या हुआ? एक क्रांति आई। और इस प्रकार से एक कारण ये भी है, भाषा के कारण भी वहाँ के लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी। छठा है और लास्ट है जन विद्रोह। आपके 6 कारण बहुत है, अगर आप इसमें से 4 कारण भी 5 कारण भी लिख दो तो कम नहीं, आपको 150 शब्दों में लिखना है। अगर आपके 6 नंबर वाले आते हैं दीर्घ वाले, अगर आपके दीर्घ वाले नहीं आते, लघु वाले आते हैं, तो आपको 80 शब्दों में लिखना है, जिसमें 4 नंबर प्राप्त होंगे। 4 क्वेश्चन उसके रहेंगे और 4 क्वेश्चन इसके रहेंगे, सब में एक एक अथवा करके रहेगा। तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप केवल मेरा वीडियो देखते जाइए, फिर देखिए आपका सोशल साइंस का पेपर नंबर 1 होगा। जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। क्या हुआ? 1830 में जब देखा गया कि यूरोप में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग और अभी भी सत्ता में था और कृषक कर्ज के बोझ तले दबे थे। जो आपके कुलीन वर्ग था वो क्या थे? सत्ता में थे, और जो किसान थे वो कर्जा से दबे हुए थे। शहरों और गांवों में कई कारणों से गरीबी थी, बेरोजगारी तथा खाद्यान्न की कमी के कारण लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। अब चारों तरफ क्या थी? बेरोजगारी थी और खाने की कमी थी, भूख से तड़प रहे थे। लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा है कि कुछ करके मरो, मरना तो है ही है, भूख से मर ही रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उनके अंदर एक भावना पनपी कि कम से कम अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम अपने यूरोप में एकीकरण कर पाते हैं, इन देशों को सही कर पाते हैं, लोकतंत्र ला पाते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी खुशमय बीतेगी, उनका जीवन सुखमय रहेगा। इस प्रकार से आपका 6 कारण हुआ। आप समझ लीजिए, पहला कारण आपका हुआ मध्यम वर्ग का उदय। क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा कारण हुआ उदारवादी विचारधारा। क्या था? उदारवादी विचारधारा। तीसरा है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। चौथा है संस्कृति की भूमिका। क्या है? संस्कृति की भूमिका। पांचवा है भाषा। क्या है? भाषा। छठवां है जन विद्रोह। क्या है? जन विद्रोह। इस प्रकार से अगर आप 6 हेडिंग लिख देते हैं और सब में 4-4 लाइन, 3-3 लाइन, 5-5 लाइन, जैसा भी जितना आपको याद हो लिख सकते हैं, तो आप समझ लीजिए आपका प्रश्न बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका उत्तर बहुत अच्छा लिख जाएगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसलिए पॉइंट डालना, बिंदु डालना और हेडिंग डालना ये बिल्कुल न भूलिए। इसके बाद आपका आता है, इसमें क्या आता है? इसके विकास में संस्कृति का योगदान। किसका योगदान? संस्कृति का योगदान। अब आपको हम बात करते हैं कि आखिर इस संस्कृति का क्या योगदान था। यूरोप के राष्ट्रवाद में संस्कृति का योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें क्या आता है? देखिए, संस्कृति
वही आपका काव्य कलाकार चित्रकार जो आते हैं वही, उनके कुछ मुख्य नाम हैं जिन्होंने क्या किया, यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की। कोई चित्र बनाकर, कोई गाना गाकर, कोई किसी प्रकार से करके लोगों को समझाया कि लोकतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, आज़ादी क्या है, हम लोग कैसा जीवन चाहते हैं और ये लोग हमें कैसा जीवन दे रहे हैं। तो आगे इसको समझ लेते हैं थोड़ा से जल्दी से। राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियां जैसे युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि का जितना योगदान रहा, जिस प्रकार से राष्ट्रीय भावना के विचार में इनके राष्ट्रीय परिस्थितियों के लिए, इस यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिस प्रकार से युद्ध, विस्तार, शिक्षा इन सब का योगदान रहा, उसी प्रकार से संस्कृति का भी योगदान था। इसमें कौन कौन है? फ्रेडरिक सारियो का यूटोपिया, यूटोपिया मतलब कल्पना दर्शन। फ्रेडरिक सारियो एक चित्रकार है जिन्होंने क्या किया था, इस 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। इन्होंने क्या किया, इस चित्र के द्वारा लोगों को समझाया। इन चित्रों में था क्या, सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है। जो इन्होंने फ्रेडरिक सारियो ने चित्र बनाया था, इसमें स्त्री और पुरुषों, बच्चों को स्वतंत्रता की पूजा करते हुए दिखाया गया है, जिनके हाथों में मशाल था। क्या था? मशाल था, मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र था। एक हाथ में मशाल था, दूसरे हाथ में मानव का घोषणा पत्र था। उनके पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई थी। तिरंगे, झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास कर रहे थे। ये जो चित्र 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे स्वतंत्रता की वंदना कर रहे थे। एक हाथ में मशाल लिए हुए थे, दूसरे में घोषणा पत्र लिए थे, और तिरंगे, झंडे, राष्ट्रगान, भाषा, ऐसा लग रहा था कि पूर्ण रूप से खुशमय जीवन जी रहे हैं। ऐसे चित्रों को जब दिखाया गया लोगों को, तो उनके अंदर क्या आया, जागरूकता पैदा हुई और फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके बाद दूसरा लेखक है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। थोड़ा नाम कठिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, इन्होंने क्या किया था, वृक्ष का एक रोपण किया था। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया। मतलब एक चित्र ऐसा बनाया जो एक पेड़ पौधा था। क्या था? पेड़ पौधा था, वृक्ष था, और उसको बताया गया ये स्वतंत्रता का पेड़ है। कैसा पेड़ है? स्वतंत्रता का पेड़ है। उसमें भी तमाम प्रकार का सब चीज दिखाया गया कि हाँ, लोगों के अंदर क्या पैदा हो, जागरूकता पैदा हो। तीसरा है यूजीन देलाक्रोआ की द मैसेकर एट क्रियास, द मैसेकर एट क्रियास। फ्रांस के रूमानीवादी चित्रकार देलाक्रोआ ने 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में एक चित्र बनाया था। इसमें एक घटना को चित्रित किया गया, एक घटना को चित्रित किया गया। उस घटना में क्या था, तुर्कों को दिखाया गया कि 20,000 यूनानियों को क्या किया, उन्होंने एक द्वीप पर मार डाला। उस द्वीप का नाम था कियास। क्या नाम था? कियास। इसीलिए इसका नाम रखा द मैसेकर एट कियास, द मैसेकर एट कियास। द मैसेकर एट कियास का एक चित्र यूजीन देलाक्रोआ ने बनाया था। कब बनाया था? 1824 ईस्वी में। और लोगों को दिखाया गया कि एक कियास द्वीप है जहां पे लगभग 20,000 लोगों को मार डाला है, यूनानियों को, तुर्कों ने। जब ये दिखाया गया तो लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा हुआ कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम अपने देश को एक करेंगे, अपने देश के एक साथ सब लोग आंदोलन करेंगे और एकीकरण करेंगे। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय हेतु कारण और विकास में संस्कृति का योगदान, समाप्त होता है। इसको आप 1 से 2 बार समझेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति क्या थी, कब हुई और इसके मुख्य कारण क्या है। अब इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा क्योंकि आप इसको कई बार सुने भी होंगे, ज़्यादातर बताया गया। इसके थोड़ा सा यूरोप में राष्ट्रवाद की भाषा जो है ना, वो थोड़ा सा कठिन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई है? सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति की अब
बात बताते हैं। 1789 ईस्वी में, कब हुई है? 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई। क्या हुई? फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ। लुई 16वां वहां का राजा था। लुई 16वां वहां का राजा था। उसकी पत्नी मेरी एंटोइनेट थी, जिन्होंने क्या किया था, लोगों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई और फिर इनके साम्राज्य का अंत हुआ और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे उसको ध्यान से आप समझ लीजिए। सबसे पहला काम तो आयोग शासक। लुई 16वां क्या था? एक आयोग शासक था। लुई 16वां एक आयोग शासक था जिसके कारण लोगों में खुशहाली नहीं थी। क्या नहीं थी? लोगों के अंदर खुशहाली नहीं थी। तो आयोग शासक। दूसरा, मध्यम वर्ग का उदय। यहां पर भी मध्यम वर्ग आ रहा है, मतलब मध्यम वर्ग मेन है। यूरोप के राष्ट्रवाद में मध्यम वर्ग का उदय ही वहां की क्रांति, वहां का एकीकरण, ये सब का मेन मुख्य कारण है। तो अयोग शासक, मध्यम वर्ग। तीसरा, आम जनता की दयनीय स्थिति। जो आम जनता थी उनकी दयनीय स्थिति थी। मजदूर वर्ग की दुर्दशा थी। जो मजदूर वर्ग थे उनकी दुर्दशा थी। दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिक जो थे उनका प्रभाव लोगों पर पड़ना प्रारंभ हो गया था। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। 6 पॉइंट इसमें भी है, 6 हेडिंग है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पहला, आयोग शासक। क्या? आयोग शासक। दूसरा, मध्यम वर्ग। क्या? मध्यम आयोग शासक। अब यहां समझिए, फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था। वही शासक था जिसका शासन लुई 16वां क्या था? एक आयोग था। जो शासन कर रहा था शासक लुई 16वां, वो अयोग्य था। वो अदूरदर्शी कर्तव्यहीन शासक था। वो अपने कर्तव्य को समझ नहीं रहा था और वो सुधारों के पक्षधर में था ही नहीं, केवल अयासी कर रहा था बस। अगर अयासी करेगा तो राज कहाँ तक चलेगा? इस प्रकार से वहाँ के लोगों में क्या आया, एक जब अत्याचारी राजा के समक्ष एक उनके अंदर बदलाव आया कि हमें ये राजा की जरूरत नहीं है। मध्यम वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के कारण जब कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग के अतिरिक्त एक मध्यम वर्ग आया जिसमें वकील, व्यापारी, शिक्षक, कलाकार, डॉक्टर, अध्यापक, तमाम ये सब जितने अधिकारी हैं आते हैं, इन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया और इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। देखिए वहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद भी इसी तरह से हुआ है और फिर क्रांति भी वही कारण है। तो कुछ क्रांतियों इनके कारण सेम टू सेम है। तो आप अगर कुछ पॉइंट याद कर लो तो सभी में कारण में उस पॉइंट को आप लिख सकते हो। आम जनता की दयनीय स्थिति। अब आम जनता जो वहाँ के शासक, उस शासनकाल में लुई 16वां के समय आम जनता थी, उनका भी क्या था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो लोग खुशहाली से जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, उनको काफ़ी परेशानी थी। आम जनता की दयनीय स्थिति थी। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह रोजी रोटी के लिए भी परेशान थे। मतलब ना तो उनको रोजगार मिल रहा था और ना पेट भर खाना मिल रहा था। इतनी दयनीय स्थिति थी वहाँ की जनता की। मजदूर वर्ग की दुर्दशा। मजदूर लोगों की ये दशा थी कि वहाँ पे काम तो करते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था, ना तो पेट भर भोजन मिलता था। ऐसी स्थिति में लोग कितने दिन तक चलेंगे? इन सभी स्थितियों के कारण फ्रांस के लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई और जागरूकता पैदा होने के बाद वहाँ पे एक क्रांति शुरू हुई। दार्शनिकों का प्रभाव। और इसके बीच में जो लोग दार्शनिक थे, अब दार्शनिकों ने क्या किया, वहाँ पे न्याय व्यवस्था के लिए और उनको एक अच्छे जीवन के लिए जागरूक किया, समझाया कि अगर आप ऐसे ही करोगे तो काम नहीं चलेगा, आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह बीतेगी। इसलिए आप लोग जागो और आप लोग क्रांति करो जिससे कि ये राजा समाप्त हो जाए, यहाँ शासन समाप्त हो जाए और यहाँ लोकतंत्र शासन शुरू हो जाए और संविधान लागू हो जाए। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है और इस प्रकार समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखा था। लुई 16वें के साम्राज्य में स्वतंत्रता पर काफ़ी प्रतिबंध लगाए हुए थे जिससे लोगों में किसी प्रकार की भी स्वतंत्रता नहीं थी। जिस प्रकार से आज लोग स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पहन सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, वो स्थिति पहले उस समय नहीं थी उनके समय में, जिसके कारण लोगों में एक जागरूकता पैदा हुआ, एक विचारधारा पनपी और यही विचारधारा वहां पे क्या लाने पर मजबूर कर दिया, क्रांति लाने पर मजबूर कर दिया। तो ये रही फ्रांस की क्रांति। तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए जूसेपे मैज़ीनी।
अब इटली के एकीकरण क्या था? इटली के एकीकरण देखिए, यूरोप के ही देश हैं ये। इटली के एकीकरण किस प्रकार से हुआ, अब आपको इसको समझ लेना है। इटली के एकीकरण में निम्नलिखित भूमिका थी, आप समझिए कौन कौन भूमिका थी, ये बिंदु आप डाल देना है कि इटली के एकीकरण निम्न प्रकार से हुआ। ये 19वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। पहला नंबर, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इस समय जो इटली के अनेक जो राज्य थे वो सब वंशानुगत राज्य चल रहे थे उसमें, मतलब कि राजा का ही लड़का राजा होता है, इस प्रकार से वहाँ वंशानुगत राज्य चल रहा था। वहाँ के राजा वंशानुगत हो रहे थे और छोटे छोटे टुकड़ों में इटली बटा हुआ था। तो दूसरा है, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर अनेक इसके रूप प्रचलित थे। इतालवी भाषा इटली की मुख्य भाषा थी और जो पूरे इटली में आपके बोली नहीं जाती थी, जिसके कारण क्या हुआ, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में ना बोले जाने के कारण वहाँ पे अनेक स्थानों पर इसका विरोध हुआ। लोगों में क्या हुआ, थोड़ा से अनबन हुई और लोगों ने चाहा कि हमारे पूरी इटली में ये भाषा बोली जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, 1830 के दशक में ज्यूसेपे मेस्सीनी ने, ज्यूसेपे मेस्सीनी की बात आ गई, 1830 ईस्वी में ज्यूसेपे मेस्सीनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए, इटली का एकीकरण करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। 1830 ईस्वी में ज्यूसेपे मेस्सीनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और इसके लिए उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी स्थापित किया था। कौन? ज्यूसेपे मेस्सीनी ने। उसके बाद 1831 ईस्वी 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमान के शासन विक्टर इमैनुएल द्वितीय आगे आया। अब उसके बाद 1831 से और 1848 ईस्वी के बीच देखा जाए तो उनका जो विद्रोह हो रहा था वो असफल हो गया, और जब असफल हो गया, सब पीछे हट गए, तो वहाँ पर एक जो सबसे मुख्य सार्डिनिया पीडमांट, क्या नाम है? सार्डिनिया पीडमांट। देखो यहाँ पे आप समझ लीजिए, इस इटली के लिए ज्यूसेपे मेस्सीनी और सार्डिनिया पीडमांट, और इसके लिए ऑटोमान बिस्मार्क और प्रसा राज्य, मतलब प्रसा एक राज्य है और इसमें सार्डिनिया पीडमांट है। मतलब दो शब्द ऐसे हैं जो पूरे एकीकरण में, दोनों के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाए थे, तो इसे आपको समझ लेना है। तो सार्डिनिया पीडमांट के शासक कौन था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय। कौन था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय था। वो आगे आया क्या करने के लिए? इटली का एकीकरण करने के लिए। इस प्रकार से सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री कौन था? कावूर था। कौन था? कावूर था। इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए उसने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री जो कावूर था, उसने क्या किया? इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई। इसके बाद फ्रांस और सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक संधि हुई। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने क्या किया? ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और इस युद्ध में ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था। अब यहाँ पे एक नाम और आता है कावूर के साथ साथ, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो ज्यूसेपे मेस्सीनी और ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, इन दोनों ने, और कावूर, इन सब ने मिलकर क्या किया था? इटली का एकीकरण किया था। उसके बाद 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित किया। पहले उधर क्या किया? इटली ने 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित किया, फिर इसके बाद ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद सिसिलियों के राज्यों को पराजित किया सार्डिनिया पीडमांट। ये सार्डिनिया पीडमांट की मदद से सैनिकों ने वहाँ पर प्रवेश किया और उन्हें भी पराजित किया, और इस प्रकार से फिर किसानों की मदद से स्पेन को भी पराजित किया। स्पेन को पराजित किया, सिसिलियों के राज्यों को पराजित किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, सबको पराजित करके तब सबको मिलाया और इटली के एकीकरण हुआ।
इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को क्या किया गया, इटली के एकीकरण के बाद वहां का राजा बनाया गया और 1870 में यह एकीकरण पूर्ण हो गया। और इस एकीकरण का पूर्ण काल कब हुआ, 1870 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। मतलब अब हम जर्मनी के एकीकरण की बात कर लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण किस प्रकार से हुआ। आपके जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क सबसे बड़ी भूमिका निभाया है। ऑटो वान बिस्मार्क आपके इस एकीकरण में जो कार्य किया है, और इसके साथ साथ आपका एक क्या था, प्रसा आपका जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका निभाया था। प्रसा राज्य है जो क्या किया था, जिस प्रकार से इसमें आपका सार्डिनिया पीडमांट आया था, उसी प्रकार से उसमें क्या किया था, प्रसा ने किया था। प्रसा एक राज्य है जिन्होंने क्या किया था, इसके एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रसा एक राज्य है। अब यहाँ से हम जर्मनी की बात करते हैं। सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण के मुख्य चरण क्या है। सबसे पहले पहला नंबर, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। मतलब क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण से पहले सभी लोगों के अंदर यह जागरूकता आई कि हमें एक संविधान चाहिए, प्रेस मतलब मीडिया वालों को स्वतंत्र होना चाहिए, और एक संगठन की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि हमारा देश सही सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। जर्मनी के एकीकरण के पहले ही तभी जाकर जर्मनी के एकीकरण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। जो राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत की जाने लगी, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पैदा हो। जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। 1848 ईस्वी पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। 1848 ईस्वी में राष्ट्र राज्य बनाने को सोचा गया और जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निश्चित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया जाने लगा। उदारवादी विचारधारा का उद्भव। एक उदारवादी विचारधारा जिस सब में आया है। अगर उदारवादी विचारधारा चाहे यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें, चाहे फ्रांस की क्रांति की बात करें या इटली के एकीकरण की बात करें, जब तक लोगों के अंदर एक उदारवाद की भावना नहीं आएगी, तब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी और वो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। भूस्वामियों का समर्थन। इसके साथ साथ उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों का समर्थन भी मिला। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की। हमने बताया था कि प्रसा ने क्या किया था, प्रसा ने इसको अपने आप में इसको संभाला और फिर वो अपने आप खुद आगे आकर और इस जर्मनी के एकीकरण के लिए काम किया। उसके बाद आगे हम समझते हैं प्रसा ने क्या किया। और प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क था। अब ये कौन था ऑटो वान बिस्मार्क? ऑटो वान बिस्मार्क क्या था? प्रसा का प्रधानमंत्री था। प्रसा का प्रधानमंत्री था और प्रसा का जो प्रधानमंत्री था वो क्या किया, इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया ने, मतलब 7 वर्ष तक युद्ध चला इसका। 7 वर्ष में ये ऑस्ट्रिया, प्रसा ने 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई, मतलब प्रसा जीता। इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जब फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से इन तीनों युद्धों में प्रसा ने जीत हासिल किया, तब जाकर जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ। 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जो प्रसा का राजा था, प्रसा का सम्राट था काइजर विलियम प्रथम। कौन था? काइजर विलियम प्रथम। उसे ही जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया।
जर्मन साम्राज्य के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री, ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक हुई और वो बैठक वर्साय के महल में, जो एक ठंडे शीश महल का नाम दिया जाता है, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं। इस सभा में प्रशा के कायर विलियम को सम्राट घोषित किया गया और एक साम्राज्य का राजा बनाया गया। इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण पूरा हुआ। इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। और जब प्रशा ने ही सब कुछ किया है तो इस प्रकार से प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, सामने आया जर्मनी में। इसके बाद अब आपका अगला प्रश्न आता है, नेपोलियन कौन था? नेपोलियन, उसकी विचारधाराओं को समझाइए। अब आपको पता होना चाहिए नेपोलियन क्या था, नेपोलियन ने क्या किया था। नेपोलियन ने लोकतंत्र के लिए उसकी विचारधारा क्या थी, उसने अपने विचारधारा में काफ़ी कुछ बदलाव लाया। अब नेपोलियन की कहानी सुन लेते हैं। पूरा चैप्टर का ये लास्ट है आपका। अगर आप इसको 1 से 2 बार समझ लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़े से शब्द कठिन है लेकिन मेन बिंदुओं को आप पकड़िए। अगर जैसे कि इसके लिए आप क्या पकड़ लिए, जुसेपे मेस्सिनी को और सार्डिनिया पीडमांड समझ लिए। इसके लिए आपने क्या, ऑटोमान बिस्मार्क और राज्य को प्रशा देख लिया, कौन सम्राट था, कौन राजा बनाया गया। इस तरह से अगर आप मेन पॉइंट समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेपोलियन की। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। नेपोलियन बोनापार्ट महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। और ये आपको पता है इन्होंने क्या किया था। नेपोलियन ने निसंदेह फ्रांस के लिए लोकतंत्र को नष्ट किया था। फ्रांस में जो लोकतंत्र को नष्ट किया था, परंतु लोकतंत्र को तो इसने नष्ट किया था, लेकिन इसने क्या किया था, प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्या किया था, क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 ईस्वी में, कब? 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसको कहते हैं नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं या नागरिक संहिता बोलते हैं, 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने लागू किया था, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए थे वो सुन लीजिए, फिर इसके विचारधारा को बता देते हैं और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। पहला नंबर, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इस नेपोलियन संहिता के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि जो लोगों को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं, उनका ये कोई अधिकार नहीं है। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने कहा कि जो कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को है वो सुरक्षित है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। मतलब जो जमींदारी व्यवस्था है उसको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। उसने जो किसानों को भी काफ़ी लाभ दिलाया। किसानों को भूदासत्व, जो कि भूदासत्व मतलब केवल ज़मीन दी जाती थी, बाकी किसान काम करते थे, ना उसका उन पर कोई अधिकार रहता था, ना अपने स्वयं सेल्फ कह सकते हो कि अपने स्वयं से कुछ उसमें कर सकते थे, तो उनसे भी क्या किया, उन्होंने मुक्ति दिलवाई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया और शहरों में जो कारीगर काम करने के लिए जाते थे उन पे जो नियंत्रण लगाया गया था उन्हें भी क्या किया, हटवा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। यातायात और संचार माध्यम जो था इनमें भी इस नेपोलियन संहिता के द्वारा सुधार लाया गया। ये कब हुआ, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता नेपोलियन ने लागू किया था, फ्रांस के लोकतंत्र को समाप्त करने के बाद। अब नेपोलियन की विचारधारा क्या थी, शासन संबंधी सुधार। अब देखिए ये चीज़ हम बता चुके हैं, इसकी क्या विचारधारा थी, यही नेपोलियन संहिता में ही उसकी सारी विचारधारा छिपी हुई है, लेकिन हेडिंग के रूप में अगर आप डालना चाहते तो आपको मैं हेडिंग बताए दे रहा हूं। जैसे शासन संबंधी सुधार, उसने इसमें क्या किया था, शासन संबंधी काफी सुधार किए थे। जैसे कि
नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्यक्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन को केंद्रीकरण कर दिया गया था। मतलब एक ही व्यक्ति पूरे शासन को देखेगा, केंद्रीकरण कर दिया गया था। आर्थिक सुधार उसने क्या किया, अपने तमाम प्रकार के बैंकों को, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। फ्रांस ऑफ बैंक, पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस या बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। और मादक द्रव्य, जो नशा वाले चीज थे, उनमें क्या किया, द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। उसके बाद मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी, इन सबको उसने क्या किया, समाप्त किया। धार्मिक सुधार उसने क्या किया, धार्मिक सुधार उसने, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राजा की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब राजा की तरफ से उसने छूट दे दिया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। न्याय संबंधी सुधार, उन्होंने न्याय संबंधी सुधार भी किया। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। उसने न्याय संबंधी जो सुधार किया, न्याय संबंधी जो सुधार किया नेपोलियन ने, उसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक अस्थायी देन थी। मतलब नेपोलियन को एक अस्थायी, नेपोलियन की जो संहिता थी और इसमें जो न्याय संबंधी सुधार था, यह फ्रांस के लिए एक स्थायी देन थी। उसने शिक्षा संबंधी भी सुधार किया। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करवाई। पेरिस में एक विश्वविद्यालय भी खुलवाया नेपोलियन ने। तो ये कह सकते हैं कि नेपोलियन ने लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, चाहे वो न्याय संबंधी हो, चाहे धार्मिक संबंधी हो, चाहे आर्थिक संबंधी हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे सार्वजनिक सुधार हो। सार्वजनिक सुधारों में नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कों का निर्माण कराया। मतलब 229 सड़कों का निर्माण भी नेपोलियन ने कराया। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के प्रभाव, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित उसका प्रभाव पड़ा। देखिए लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है जो नेपोलियन ने सुधार किया, वो प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जाने लगा। यूरोप के तमाम हिस्से ऐसे थे जिन पे ये सब बल नहीं दिए जाते थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अब वहाँ पे इस पर भी बल दिया जाने लगा। यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। यूरोप के अन्य हिस्सों में क्या करने लगे, वो भी इसी प्रकार के अधिकार को मांगने लगे। जिस प्रकार से जब सुने कि बगल वाले लोग इतना खुशमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इतना कानून बढ़िया मिला हुआ है, तो इस प्रकार का कानून हमें भी मिलना चाहिए। यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी और इसके कारण अब यूरोप के जो अन्य हिस्से थे वहां पर भी समान कर, मतलब बराबर कर सबसे लिया जाने, जो टैक्स कहते हैं, जिसको लगान कहते हैं, वो बराबर रूप से लिया जाने लगा। यूरोप के अन्य हिस्सों में भी सामंती व्यवस्था का अंत होने लगा तथा किसानों को भूदासत और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया जाने लगा। इस प्रकार से यूरोप के जो अन्य हिस्सा थे वहां पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा। वहां पर भी जमींदारों से किसानों का भूदासत्व जो था वो समाप्त होने लगा और वहां पर भी जागीरदारी, जो जमींदारी शुल्क लिया जाता था जागीरदारों से, या मतलब किसानों से जागीरदार लेते थे, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हुआ। इस प्रकार से ये आपके 5 क्वेश्चन होते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपकी ये 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर ये 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका पेपर में ये चैप्टर से आने वाला प्रश्न छूटने वाला नहीं है। धन्यवाद।